नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम सल्तनत काल के अंतर्गत खिलजी वंश को पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, खिलजी वंश ने सन 1290 से 1320 तक लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। यह सल्तनत काल में किसी भी वंश द्वारा किया गया सबसे छोटा समय काल था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्तनत काल के अंतर्गत सबसे कम समय तक किस वंश के राजाओं ने शासन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। चलिए अब हम खिलजी वंश के राजाओं के बारे में कुछ डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला राजा आता है जलालुद्दीन खिलजी। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन गुलाम वंश के अंतिम राजा शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। यह एक ईमानदार व उदार शासक था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने यह विचार सामने रखा कि शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, और क्योंकि भारत की जनता का बहुमत हिंदुओं का है, इसलिए यह राज्य सही अर्थों में इस्लामी नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जलालुद्दीन खिलजी एक सहिष्णु शासक था जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता था। यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक वृद्ध शासक था। लगभग 70 वर्ष की आयु में यह दिल्ली सल्तनत के शासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका भतीजा था, इसके समय अवध का सूबेदार था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है, जलालुद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करवाने वाला पहला शासक था जिसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसी के समय सन 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला करके भारी खजाना जमा कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को भेंट करने के लिए इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर मिलने के लिए बुलाया था, और वहीं पर नाव के अंदर जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई। जियाउद्दीन बर्नी, जो उस समय के प्रसिद्ध लेखक थे, वह कहते हैं कि यह सबसे निकट और घटिया हत्या थी। खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा अलाउद्दीन खिलजी हुआ, जिसका शासनकाल 1296 से सन 1316 तक लगभग 20 वर्षों तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी सिबाउद्दीन का पुत्र था। इसके बचपन का नाम अली गुरसब था। इसकी उपाधियों की बात की जाए तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चारागाह, युद्ध का विजेता और दुर्रे दुर्वान जैसी उपाधियों से सम्मानित किया था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यामिने उल मुल्लत की उपाधि से सम्मानित किया था। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर शाहनी, सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का विवाह जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री से हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति थे, जिनमें अलग खां, जफ़र खां, नुसरत खां और अलग खां थे। इन चारों सेनापतियों का अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान के बारे में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गुजरात अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला हमला गुजरात पर किया, जिसमें इसने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद लिया। इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इस अभियान का नेतृत्व उलूग खां के द्वारा किया गया था। गुजरात पर विजय प्राप्त करने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि गुजरात एक समृद्धशाली राज्य था। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। यह एक व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर अरब व्यापारियों के द्वारा आयात निर्यात के कारण अत्यधिक सोना चांदी तथा धन एकत्र हो गया था। इन सभी कारणों से अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए मोहित हुआ।
दोस्तों, उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विजय रणथंबोर विजय थी। यहाँ का शासक चौहान वंशीय हमीर देव था। रणथंबोर उस समय राजस्थान का सबसे मजबूत और ताकतवर किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर की ओर कूच किया और 3 माह का सख्त घेराबंदी के बाद किले को जीत लिया गया। दोस्तों, कहते हैं कि रणथंबोर के राजा हमीर देव ने 2 तुर्क अमीरों को शरण दी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को फतह किया और रणथंबोर को हरा दिया। उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विजय चित्तौड़ विजय थी। यहाँ का राजा रतन सिंह था, जिसकी पत्नी राजकुमारी पद्मिनी थी। एक लोक कथा के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर इसलिए हमला किया कि वह रतन सिंह की खूबसूरत महारानी पद्मिनी को पाना चाहता था। इसका विस्तृत विवरण मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर सख्त घेरा कसा। अनेक महीनों तक घेराबंद लोगों के शौर्यपूर्ण प्रतिरोध के बाद अलाउद्दीन ने सन 1303 ईस्वी में किले पर धावा बोल दिया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया और अनेक योद्धा युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। रानी पद्मिनी सहित अनेक रानियों ने जीवन का बलिदान कर दिया। राजा रतन सिंह जीवित पकड़ा गया और कुछ समय तक उसे कैद में रखा गया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान में इसने देवगिरी, तेलंगाना, होयसल तथा मदुरै को जीता। सबसे पहले हम देवगिरी की बात करते हैं। इस अभियान में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराकर उससे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। रामचंद्र को दिल्ली लाकर शयन यान की उपाधि दी गई, साथ ही 1 लाख टंकों का उपहार दिया गया। बदले में रामचंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया था। दक्षिण भारत में दूसरा महत्वपूर्ण अभियान तेलंगाना के खिलाफ था। इस अभियान में इसने तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव II को हराया। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। इसी अभियान में मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर हीरा लूट लिया था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा महत्वपूर्ण अभियान होयसल के खिलाफ था। यहाँ का शासक बल्लाल तृतीय था, जिससे संधि करके अलाउद्दीन ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बल्लाल तृतीय ने बदले में कर अदायगी का वचन दिया था। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर व रामचंद्र ने संयुक्त रूप से किया था। दक्षिण भारत में चौथा अभियान मदुरै के खिलाफ था। यहाँ पर पांडे राजा के 2 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। यह युद्ध सुंदर पांडे व वीर पांडु के बीच लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में वीर पांडे की विजय हुई और वह अगला शासक बन गया। मदुरै अभियान में मलिक काफूर ने मदुरै शहर को बहुत लूटा, परंतु वीर पांडे को हरा नहीं पाया। हमारा अगला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासन व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि की शुरुआत की। खालसा भूमि का तात्पर्य राजा के अधीन वाली भूमि से होता है। जिस प्रकार इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, इक्ता प्रणाली के अंतर्गत सैनिकों को वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, जिससे वे अपना गुजर बसर करते थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त करके खालसा भूमि की शुरुआत की और सभी भूमि को राजा के अधीन कर दिया गया। अलाउद्दीन ने अपना स्वयं का राजत्व का सिद्धांत दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शराबबंदी करवाई थी। इसके द्वारा योग्यता पर पद बांटने प्रारंभ की। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। अलाउद्दीन ने राज्य की लगभग हर वस्तु की कीमत तय करने की कोशिश की। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत इसने माप तोल, मिलावट तथा वस्तु की कीमत को तय करने का संपूर्ण प्रयास किया। इसके अंतर्गत अगर राज्य में कोई भी व्यापारी
मूल्य के माप तोल में गड़बड़ी करता तो उस व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था जितने मूल्य की वह गड़बड़ी करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमत को तय करने के लिए या उनको स्थिर करने के लिए दिल्ली में 3 बाज़ार स्थापित किए, जिसमें पहला बाज़ार अनाज के लिए, दूसरा बाज़ार कपड़ों के लिए, तीसरा बाज़ार घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए था। प्रत्येक बाज़ार शहना नाम के एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया बदलने तथा घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया। सैनिकों का हुलिया बदलने के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का परिचय तथा उनका एक स्केच तैयार करवाया तथा अच्छे घोड़ों की नस्ल को पहचानने के लिए उनके शरीर पर घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू कर दिया। इसके द्वारा आम जनता तथा सैनिकों के लिए गल्ला बाजार अर्थात अनाज मंडी की शुरुआत की गई। इस तरह की कुल 4 मंडियों की शुरुआत की गई। इस मंडी का अधीक्षक शहना-ए मंडी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सराय अदल नामक कपड़ों का एक विशिष्ट बाजार शुरू किया गया था। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के पास स्थायी सेना थी। सल्तनत काल में अभी तक अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसी भी राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना का तात्पर्य राजा के पास हमेशा एक निश्चित सेना का होना अनिवार्य था। इससे पहले सभी राजाओं ने युद्ध के समय सेना को एकत्रित किया और युद्ध जीतने के बाद सेना को वेतन देकर वापस घर भेज दिया। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना की नींव रखी जो 2 विभागों, एक अस्पा अर्थात एक घोड़े वाला सैनिक तथा 2 अस्पा अर्थात 2 घोड़े वाला सैनिक में विभाजित थी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जो सेना को नगद वेतन देता था। सल्तनत काल में इससे पहले इक्ता प्रणाली चलती आ रही थी जिसके तहत सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के बदले सेना को नगद वेतन देने का प्रावधान शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन के द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण किलों के बारे में, जिसमें जमैयत खाना, श्री फोर्ट, हजार खंबा, अलाई दरवाज़ा का निर्माण महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विभागों की स्थापना की गई जिनमें दीवाने मुस्तक राज भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, दीवाने इंशा आदेशों का पत्राचार करने वाला, दीवाने रसाताल विदेश मंत्रालय, जबकि दीवाने रियासत आर्थिक मामलों का विभाग और मारिद मुवालिक एक गुप्तचर विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कर लगाए गए जिनमें जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जबकि खम्स युद्ध में लूटा हुआ धन था जो सैनिकों के बीच में बांटा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु सन 1316 में हुई। इसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के एक नाबालिग पुत्र को अगला शासक बना दिया और उसके दूसरे बेटे को कैद कर लिया या उससे अंधा बना दिया, परंतु वह अधिक समय तक गद्दी पर नहीं बैठ सका। कुछ ही समय बाद महल के पहरेदारों द्वारा मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। इसके बाद अगला शासक मुबारक शाह खिलजी को बनाया गया। तो अब हम मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। मुबारक शाह खिलजी द्वारा स्वयं को खलीफा की उपाधि घोषित की गई। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो मुबारक शाह खिलजी द्वारा स्वयं को खलीफा की उपाधि प्रदान की गई। मुबारक शाह खिलजी को नग्न स्त्रियों की संगत पसंद थी तथा यह स्त्रियों के कपड़े पहनता था। खुसरो खां, जिसको मलिक खुसरो भी कहा जाता है, मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई। मलिक खुसरो एक हिंदू था परंतु इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। गाजी मलिक ने खुसरो खां को पराजित कर दिया और अगला शासक बन गया। इस प्रकार गाजी मलिक ने
खिलजी वंश को समाप्त कर दिया और दिल्ली पर एक नए राजवंश तुगलक वंश की स्थापना की। इस प्रकार खिलजी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो था।